गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा पार्ट 2 कल हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के नियम के बाद में पढ़ा परावर्तन के प्रकार, और आज हम आगे पढ़ेंगे। देखो, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, इस परावर्तन को पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है दर्पण की। परावर्तन को पढ़ने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? दर्पण की। दर्पण क्या होता है? कांच के टुकड़े के अगर एक तरफ अपन पॉलिश कर दें, जैसे हमारे घर के अंदर आईना होता है, शीशा होता है देखने के लिए, वही दर्पण होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अब हमें गोलीय दर्पण के बारे में आगे वाली कक्षा में बात करेंगे। मतलब 8th क्लास में इसके बारे में नहीं दे रखा है। केवल और केवल जो नई किताब आई है, पिछली बार अपवर्तन था, इस बार परावर्तन दिया हुआ है, और परावर्तन में भी केवल गोलीय दर्पण नहीं, केवल और केवल समतल दर्पण के बारे में जानना है। तो देखिए, ये कक्षा 10th के अंदर जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। यहाँ पर केवल और केवल जानना किसको है? समतल दर्पण को। समतल दर्पण देखो क्या होता है। हमारे घर में जो शीशा होता है, जिसमें हम हर सवेरे उठ के चेहरा देखते हैं, वही दर्पण समतल दर्पण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कांच की एक पट्टी होती है, एक समतल सतह होती है। इस समतल सतह के अगर किसी एक भाग को परावर्तक पॉलिश कर दिया जाए, यदि कांच के एक समतल पट्टी या समतल सतह के एक साइड को, या एक किसी भी साइड को, चाहे इस साइड लो चाहे इस साइड लो, किसी भी एक साइड को यदि परावर्तक पॉलिश कर दिया जाए, परावर्तक पॉलिश कर दिया जाए, तो जो दर्पण बनता है वो दर्पण कहलाता है समतल दर्पण। देखो, समतल दर्पण क्या होता है? हमारे घर में जो शीशा होता है, वही शीशा समतल दर्पण होता है। उसमें क्या होता है? कांच की एक पट्टी होती है और उसकी एक सतह में परावर्तक पॉलिश की होती है। यदि ये समतल सतह को, कांच की एक समतल सतह को या समतल पट्टी को, किसी भी एक सतह को, कांच की समतल पट्टी के किसी भी एक सतह को परावर्तक पॉलिश कर दे, तो बनने वाला जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण कहलाता है। अब देखो, इसके बाद में याद रखना है समतल दर्पण की क्या खासियत होती है। तो समतल दर्पण के बारे में सबसे पहले याद रखना कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो पहली बात यही याद रखनी है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और आभासी होता है। जिसका पता कैसे चलेगा? शीशा अपने घर में होता है, उसके सामने जाके खड़े होने के बाद में देखना, जैसे ही शीशे के सामने जाओगे तो हमें सर का सर दिखाई देता है, और पैर जहाँ पर रहते हैं वहीं पर दिखाई देते हैं। अगर उल्टा बनने का, प्रतिबिंब उल्टा बनने का मतलब क्या हुआ? कि शीशे के सामने गए, जाते ही पैर ऊपर और सर नीचे दिखाई दे, इसका मतलब होता है उल्टा प्रतिबिंब। लेकिन जैसे ही हम शीशे के सामने जाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और आभासी बनता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। दूसरी बात याद रखनी है। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी सकता है। देखिए, शीशे के सामने जैसे ही हम जाके खड़े होते हैं तो हमें प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, लेकिन हमारा जो ये जेब होता है वो इस साइड में दायां भाग होता है, वो बाईं तरफ, और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। तो दूसरी बात याद रखनी है, समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां तथा बायां भाग दायां दिखाई देता है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां तथा बायां भाग दायां दिखाई देता है।
और जो ये घटना होती है समतल दर्पण में, इस घटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। और क्वेश्चन यही इम्पोर्टेंट है कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। तो पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है, इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। एक और बात याद रखना, तीसरी बात, शीशे के सामने जाकर जैसे ही हम खड़े होते हैं, जैसे ही हम शीशे के पास में जाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनता है, और जैसे ही हम शीशे के जैसे दूरी पर जाते हैं, जैसे जैसे शीशे से दूर हटते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब छोटा होता जाता है। तो मतलब क्या हुआ? समतल दर्पण में वस्तु दर्पण के जितने पास होती है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। और इसके जस्ट विपरीत, दर्पण से जैसे जैसे दूरी पर जाते हैं प्रतिबिंब उतना ही छोटा होता जाता है। मतलब जितने दर्पण के पास में जाते हैं प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है, और जितने दर्पण से दूरी पर जाते हैं प्रतिबिंब उतना ही छोटा होता जाता है। ये बातें याद रखनी है। समतल दर्पण में देखिए, यदि वस्तु दर्पण के सामने यहाँ पर है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। जैसे मानिए यहाँ पर एक ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने ये जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, प्रतिबिंब इस दर्पण के ठीक उतने ही पीछे, दर्पण के उतने ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में वस्तु दर्पण के जितने सामने होती है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे सीधा और आभासी बनता है। अब देखिए, आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ये क्लास 10th का टॉपिक है जो तुम्हें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। इसके बाद में तुम्हारी घटना आती है परावर्तन के बाद में विक्षेपण। पिछली बार की बुक में अपवर्तन दे रखा था, केवल अपवर्तन और मानव नेत्र। इस बार अपवर्तन को हटा के परावर्तन के बारे में बताया गया है, और परावर्तन और मानव नेत्र के बारे में बताया गया है। अब देखिए, ये अगला टॉपिक है विक्षेपण। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ईजी है। विक्षेपण का मतलब क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है, इस सूर्य के प्रकाश में देखो दिखाई तो हमें कैसा देता है? श्वेत रंग का दिखाई देता है। लेकिन इस सूर्य के जो प्रकाश होता है श्वेत रंग का, इसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग VIBGYOR। वी यानी बैंगनी रंग, वॉयलेट। आई यानी इंडिगो, मतलब जामुनी रंग। बी यानी ब्लू, मतलब नीला। जी यानी ग्रीन, हरा रंग। वाई यानी येलो, पीला। ऑरेंज होता है नारंगी, और आर मतलब रेड, लाल रंग। देखिए, एक श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। इस श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वो सारे के सारे 7 रंग VIBGYOR शॉर्ट तरीके से याद रखिए। पूरा नाम होता है इनका। V का मतलब होता है बैंगनी, I का मतलब होता है जामुनी, इंडिगो। B का मतलब ब्लू, मतलब नीला। ग्रीन, हरा। येलो, पीला। ऑरेंज, नारंगी। रेड, लाल रंग। ये श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। इन सातों रंगों को, इन सातों श्वेत प्रकाश के इन 7 रंगों का, या श्वेत प्रकाश से इन 7 रंगों का अपने, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का अपने, एक मिनट स्टॉप करो। देखिए, विक्षेपण क्या होता है? इन श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही विक्षेपण कहलाता है। ये जो 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश के अंदर,
श्वेत प्रकाश में ये जो 7 रंग होते हैं, इस श्वेत प्रकाश का इन 7 रंगों में विभक्त होना ही विक्षेपण कहलाता है। याद रखना विक्षेपण किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश का के लिए हमें आवश्यकता होती है प्रिज्म की। यह है प्रिज्म। प्रिज्म में 3 सतह होती है, 1, 2 और 3। देखिए यह है A, B और C, ये तीनों सतह होती है प्रिज्म के अंदर। अब देखिए जब कोई श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म में प्रवेश करवाते हैं, तो प्रिज्म में प्रवेश करते ही ये श्वेत प्रकाश की किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। मतलब इसके जो 7 रंग होते हैं, ये प्रकाश की किरण जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश करती है तो ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ये सबसे पहले जो ऊपर वाला रंग होता है वो होता है लाल, क्योंकि लाल रंग सबसे कम उड़ता है। और सबसे नीचे जो रंग होता है वो होता है बैंगनी रंग। इनके बीच में 5 रंग और होते हैं, V और R के बीच में I, B, G, Y, O, ये 5 रंग और होते हैं। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है इसलिए ये अधिक दूरी तक दिखाई देता है, और बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए ये कम दूरी तक दिखाई देता है। V और R, इनके बीच में 7 रंग और होते हैं। इन 5 रंगों के पूरे 5 ये 5 तो ये और 2 ये 7 रंग मिलाकर ये पूरे 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों को मिलाकर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। विक्षेपण के दौरान एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम एक बार वापस देख लिए। विक्षेपण किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश का या श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण, इसे पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता होती है प्रिज्म की। जब एक श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में प्रवेश करवाते हैं तो ये प्रिज्म में प्रवेश करते ही अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसमें लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। इसलिए लाल रंग अधिक दूरी तक दिखाई देता है और बैंगनी रंग कम दूरी तक दिखाई देता है। और इन दोनों रंगों के बीच में 5 रंग और होते हैं। ये कंप्लीट मिलकर एक सतत स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में।